दोस्तों, अब तक मैंने आपको कई अपराधों और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आज का किस्सा कुछ अलग है, क्योंकि आज मैं खुद कहानी सुनाने नहीं, बल्कि सुनने। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 14 साल तक सेवा की है। दोस्तों, आज इस अनोखी कहानी में आप सभी का श्रेया की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब। एक बेहतरीन आईपीएस अधिकारी जिनके अनुभव अपने आप में प्रेरणादायक हैं। इनकी पहली पोस्टिंग बतौर डीएसपी जिला सोनभद्र में हुई थी और उसी पोस्टिंग से जुड़ा एक किस्सा आज हम सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा वाकया जो उनके जीवन की शुरुआत में ही घटा और जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी कुछ यूं है। पहले या दूसरे ही दिन की बात होगी। दिन भर की ड्यूटी खत्म करके जब वे घर पहुंचे तो देखा कि आंटी जी यानी उनकी पत्नी की आंखों में आंसू है। वो अचानक रोने लगीं। अब सवाल ये था, आखिर ऐसा क्या हुआ था? यही किस्सा आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वे मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ। अपराध जैसे गंभीर विषय पर आप जागरूकता फैलाते हैं, वह काबिले तारीफ है। आज आपने जिस किस्से को छेड़ा है वह मेरी जिंदगी का पहला और सबसे यादगार अनुभव है। उन्होंने बताया, साल 1990 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग जनपद सोनभद्र में हुई थी। तब जिले के एसपी श्री डी द्विवेदी हुआ करते थे। बेहद बहादुर और ईमानदार अफसर। उन्होंने मुझे सोनभद्र के दूरस्थ इलाके दूधी सर्कल में नियुक्त किया। मेरी पहली पोस्टिंग दूधी सर्कल में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ इलाका था। आज वहां कन्हार नदी पर पुल बन चुका है, लेकिन उस वक्त लोगों को नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी। हमारे अंतर्गत 2 थाने आते थे। सरकारी मकान मिल गया था, ऑफिस भी पास ही था। सामने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, बगल में छोटा सा चौराहा और एक सादी सी मार्केट। वहीं एक पुराना और खूबसूरत चर्च भी था, जिसे विद्या आम साहब नाम के कलेक्टर ने बनवाया था। पहले यह इलाका मिर्जापुर जिले में आता था, बाद में अलग होकर सोनभद्र बना। पास ही विंडमगंज चौकी थी, जो उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। वहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते थे, सरल और मेहनती। अब तो इलाका बहुत विकसित हो गया है, पुल बन गए है, मार्केट भी बड़ी हो चुकी है। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से घर लौटा, भीतर गया और पत्नी को आवाज लगाई। शादी को तब सिर्फ 6-7 महीने ही हुए थे। पहली पोस्टिंग थी, इसलिए पत्नी को साथ लाया था। कुछ दिन तक माता पिता भी हमारे साथ रहे, लेकिन 4-5 दिन बाद वे इलाहाबाद लौट गए। उस दिन जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद था। काफी देर बाद दरवाजा खुला। पत्नी के चेहरे पर घबराहट और आंखों में नमी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उन्होंने धीरे से कहा, एकलाब को बाहर बहुत सी औरतें नहीं दिखीं। मैंने कहा, एक रात मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो बोली, अभी अभी बहुत सारी औरतें आई थीं, उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां भी थीं। वो सब आपको पूछ रही थीं। मैं सोचकर उनसे मिलने चली गई, पर शायद मुझसे गलती हो गई। उन्होंने बताया कि उन औरतों ने कहा था, हम थाने से आए हैं, टेलीफोन ड्यूटी पर जो सिपाही होता है उसने हमें भेजा है। टेलीफोन ड्यूटी का मतलब होता है वो सिपाही जो थाने में कॉल रिसीव करता है। हालांकि उस समय उस इलाके में टेलीफोन की सुविधा पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। उसने बताया कि कुछ महिलाएं आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। मेरी पत्नी को लगा कि यह तो बड़ी बात है, यहाँ की महिलाएं खुद पुलिस अधिकारी की पत्नी से मिलने आई हैं। वह बाहर चली गईं। बाहर करीब 15-20 महिलाएं खड़ी थीं। सबने घूंघट ओढ़ रखे थे। कुछ तो 12-14 साल की बच्चियां भी थीं। उनमें से एक लड़की को देखकर बाकी औरतें रोने लगीं। वो बच्ची भी सिसक रही थी। मेरी पत्नी को देखकर बोली, साहब, इसके साथ 2 दिन पहले बहुत गलत हुआ है। यह सुनकर पत्नी बहुत विचलित हो गई। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद औरतों ने कहा, यहाँ यह सब रोज होता है। शाम को जो भी रास्ते में अकेला दिख जाए उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब मेरी पत्नी ने पूछा कि कौन लोग ऐसा करते हैं तो जवाब मिला, साहब, यहाँ के विधायक के भाई का नाम लिया जा रहा है। इतना सुनकर पत्नी और घबरा गईं, क्योंकि वो पुलिस या प्रशासनिक माहौल से परिचित नहीं थीं। उन्हें लगा जैसे हर जगह यही गुंडागर्दी होती होगी। डर के मारे वो अंदर चली गई और रोने लगी। मैं जब ये सब सुना तो तुरंत बाहर निकल आया। वर्दी में था, ऑफिस से सीधा आया था। मेरे साथ एक सिपाही भी था। बाहर देखा तो सरकारी आवासों के सामने एक बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे महुआ के पेड़ों के नीचे कुछ औरतें बैठी थीं।
मैंने सिपाही से कहा, उन्हें बुलाओ। बड़ी झिझक के साथ वो मेरे पास आईं और धीरे धीरे अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, एक साहब, ये तो यहाँ रोज की बात है, कोई नया मामला नहीं। उन महिलाओं ने बताया कि जब वो आदम की शराब पीकर बाहर निकलता है तो जिसे भी रास्ते में मिल जाए उसके साथ गलत बर्ताव करता है। उन्होंने कहा, साहब, गिनती की बात छोड़िए, रोज जो कोई न कोई शिकार बन जाता है। शाम 6 बजे के बाद हम सब अपने घरों में ताला लगाकर बैठ जाते हैं। यह सुनकर मैं गंभीर हो गया। मैं उस इलाके में नया था, अनुभव भी ज्यादा नहीं था। बस उतनी ही जानकारी थी जितनी किसी छात्र को नौकरी में आने से पहले होती है। जल्द ही पता चला कि उस इलाके में विधायक की अच्छी खासी पकड़ थी, इसलिए कोई खुलकर बोलन एक ही हिम्मत नहीं करता था। शिकायतें बहुत थीं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता था। उसी दिन मैंने ठाना कि अब इस बात को हल्के में नहीं लिया जाएगा। मैं घर नहीं गया, सीधे पैदल थाने पहुंच गया। वहां इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। मैंने पूरी बात उन्हें बताई। वो मुस्कुराए और बोले, साहब, आप इसे जाने दीजिए, 4 दिन बाद वोटिंग है। इस तरह की बातें तो यहाँ आम हैं। शराब पीकर वो रोज बखेड़ा करता है, इलेक्शन खत्म होते ही देख लेंगे। मैं हैरान था, बोला, भाई, आज एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है और तुम इलेक्शन की सोच रहे हो। उन्होंने कहा, सर, आप नए हैं, थोड़ा समय दीजिए, यहाँ ऐसे ही चलता है। पुराने पुलिस सकर्मी अक्सर नए अफसरों को समझाने लगते हैं कि क्या कहना है क्या न। ईंक शाम को मैंने तय किया कि अब खुद जाकर देखूंगा। अपने ड्राइवर और 2 सिपाहियों के साथ क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंचा। वहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते थे। कॉलोनी चर्च के कैंपस के अंदर ही थी। पहले तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जब लोगों को बताया गया कि ई साहब खुद आए हैं, नए अधिकारी हैं, तो धीरे धीरे दरवाजा खुला। एक एक करके औरतें और बच्चियां बाहर आईं। जब उन्होंने अपनी अपनी बात बतानी शुरू की तो सुनकर दिल कांप गया। हर एक की कहानी दर्द से भरी थी। नौकरी के बाद के सालों में तो हम बहुत कुछ देख चुके थे, दिमागी तौर पर तैयार रहते थे कि अपराध कैसा भी हो सकता है, लेकिन उस दिन, उस पहली घटना ने हमें भीतर तक झकझोर दिया। सच कहूं, वो अनुभव कभी भूला नहीं जा सकता। उस रात जब मैं घर लौटा, पत्नी बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने साफ कहा, तुम अपनी नौकरी करो, लेकिन मुझे गांव छोड़ दो। मैं इलाहाबाद जाऊंगी, ये जगह हमारे बस की नहीं। यहाँ लोग कब क्या कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। काफी देर बात हुई, फिर मैं वापस निकल गए। मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, बिल्कुल नया नया भर्ती हुआ, जोश में भरा हुआ नौजवान। हमारी जीप स्टार्ट की और थाने की ओर चल दिए। करीब हफ्ते भर बाद हमें खबर मिली कि वही आदमी जिसके खिलाफ महिलाएं आई थीं, फिर से किसी पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर खून खोल उठा। तुरंत जीप निकाली। पूछताछ में पता चला कि वह अपनी लोकेशन बदलकर कहीं दूर भाग गया है। इस भागदौड़ में 10-15 मिनट ऐसे ही निकल गए। फिर खबर मिली कि वह कन्हार नदी की ओर गया है। किसी ने बताया कि साहब, वो किसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला है। अब हम पूरी तैयारी में थे। उस समय सचमुच गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी भी। हमने पीछा शुरू किया। रास्ते उबड़ खाबड़ थे, फिर भी जीप को नदी के किनारे तक ले गए। अंधेरा गहराने लगा था। रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछते, किधर गया? कोई कहता, साहब, 3 लोग इस तरफ गए हैं। किसी ने बताया, 2 मोटरसाइकिलें देखी थीं। हमने कपड़ों का लिया बताया, ताकि पहचान आसान हो। धीरे धीरे हम बढ़लगंज की ओर बढ़े। वहां एक व्यक्ति ने बताया, वो साहब, वो 4 मोटरसाइकिलों पर इसी रास्ते से निकले हैं। अब यह साफ था कि मामला गंभीर है और वो कुछ भी कर सकता है। रात के करीब 12 बज चुके थे। थकान के बावजूद हम पीछे नहीं हटे। चौकी इंचार्ज भी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया, साहब, मुझे अंदाजा है वो कहाँ जाएगा। उसका रोज का ठिकाना है, वहीं मिलेगा। हम तुरंत वहां पहुंचे। चौकी इंचार्ज ने दरवाजा खटखटाया और कहा, एक्शमारी साहब आए हैं, बाहर निकलो। अंदर सन्नाटा था, लेकिन यह तय था कि वह वहीं छिपा हुआ है। जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि पुलिस पहुंच गई है, उन्होंने उसे खबर कर दी, भाग जा, पुलिस आ गई है। हम जब बाहर निकले तो चारों तरफ घना अंधेरा था। उस समय वहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, न सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, न जनरेटर, बस चारों ओर सन्नाटा। ओटे कच्चे मकान थे और हर तरफ घना जंगल। हम सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी उसकी एक झलक दिखी। उसके हाथ में बंदूक थी। चौकी इंचार्ज ने तुरंत संकेत दिया, बंधे घेराबंदी करो। चारों तरफ से हमने मोर्चा संभाल लिया। शायद पहली बार किसी ने उसे इस तरह घेरने की हिम्मत की थी। उसने फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ देर तक गोली यहाँ चलती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। जब हम आगे बढ़े तो देखा वो जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर में जान बाकी नहीं थी। हम 4 लोग थे, मैं, चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही। सभी के पास अपनी सर्विस राइफलें थीं। सामने से फायर हुआ तो जवाब देना लाजमी था। उसने करीब 2 राउंड फायर किए थे और ऐसा लग रहा था कि उसने फिर से लोड करने की कोशिश की थी, लेकिन मौका नहीं मिला। जंगल के बीच में दिशा पहचानना मुश्किल था, लेकिन विंडमगंज के चौकी इंचार्ज को इलाके की थोड़ी बहुत जानकारी थी। हम सावधानी से आगे बढ़े। फायरिंग के दौरान पता चला कि उसके साथ 2 और लोग थे, वही लोकल लोग जिनके घर में वो अक्सर ठहरता था। उनमें से एक को गोली लग गई, बाकी दोनों भाग निकले। हमने घायल को उठाया और दूधी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दम तोड़ दिया था। उस दिन का वो मंजर आज भी याद है। 4 दिन बाद वोटिंग थी और यह मामला बड़ा बवाल बन सकता था। पर सच कहूं, उस वक्त न डर था, न राजनीति की सोच, बस दिल में गुस्सा था। मन में यही सवाल गूंज रहा था, ऐसी हिम्मत कैसे हुई? छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा करने की जरूरत क्यों की? शायद उस समय जोश ज्यादा था, समझ कम। लेकिन आज भी जब उस दिन को याद करता हूं तो लगता है वो कोई फैसला नहीं था, वो एक जरूरी प्रतिक्रिया थी। उस घटना के बाद सवाल तो दिमाग में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई घेराबंदी कर रहा हो। क्या उसकी मंशा थी? शराब पीने के बाद उसका दिमाग क्या सोच रहा था? वह क्यों इस हद तक उतर आया? महिलाएं बताती रहीं कि यह कुछ नया नहीं। 50 साल की औरतों ने भी यही कहा। फिर सवेरे सवेरे हल्ला मच गया। वोटिंग 3 दिन बाद थी, पर इलेक्शन में वही लड़का जीत गया। विधायक जी का डर वहां गहरा था। बात सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं थी। जब आप किसी इलाके में न्याय, सत्ता और लोगों के निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाते हैं तो आपको हमेशा सावधानी बरतनी होती है। नए अफसर हम भी शुरू में कहते हैं मैं सब बदल दूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि अनुभव से ही समझ आता है कि किस रास्ते में कितनी कमियां हैं, कौन सी रुकावटें हैं और किस तरह कदम उठाने हैं। उस वक्त मैं भी नौजवान था, उम्र 30 के नीचे, जोश भरा, सोचता था कि मैं सिस्टम को जड़ से बदल दूंगा। लेकिन अनुभव सिखाता है, धीरे धीरे परिपक्वता आती है। नए सिपाही और नए अफसर उस जोश में होते हैं, पर सड़क चलने पर, लोगों से मिलने पर आप समझते हैं कि चीजें कितनी पेचीदी हैं और किस तरह संयम जरूरी है। जब बाद में पता चला कि पीड़िता कौन थी तो दिल अंदर तक हिल गया। देखिए, कानून तो हमेशा से था, 376 आईपीसी, लेकिन उस वक्त इसकी समझ और संवेदनशीलता उतनी गहरी नहीं थी जितनी आज है। निर्भया जैसी घटनाओं के बाद समाज और कानून दोनों ने बहुत कुछ सीखा, पर हमारे समय में हालात अलग थे। जंगलों में काम करने वाले अफसर जानते हैं कि वहाँ के आदिवासी इलाकों में महिलाओं के साथ क्या क्या होता रहा। दर्द को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। उस दौर में मेरे अंदर का पुलिस अधिकारी शायद 20% था, बाकी 80%। एक ऐसा नौजवान जो यूनिवर्सिटी से निकला था, जोश से भरा हुआ और अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकता था। कई बार वरिष्ठ अधिकारी हमें समझाते थे, इतना भावुक मत बनो, वक्त देखो, माहौल देख। ओ, चुनाव नजदीक है, जरा भी बवाल हुआ तो सबकी जवाबदेही होगी, तुम्हारी नहीं, हमारी भी। उस समय तो हमें लगता था कि वे डर रहे हैं, पर सच ये है कि वे अनुभवी थे। उन्हें पता था कि कानून के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखना भी जिम्मेदारी है। बाद में जब मैं खुद जिले का कप्तान न बना तो समझ आया कि हमारे एसपी साहब सही थे। हर झगड़े, हर विरोध, हर अवरोध में संयम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो बात उस वक्त समझ नहीं आई, वही अनुभव ने बाद में सिखा दी कि अन्याय सिर्फ कार्रवाई से नहीं, विवेक से भी होता है। किसी भी इलाके में कानून व्यवस्था स्मूथ, क्राइम फ्री और स्वतंत्र होनी चाहिए। यही हमेशा से चुनाव आयोग की मंशा रही है। उस वक्त भी चुनाव वही आयोग करा रहा था। उस घटना के बाद जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ था, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। पोस्टमार्टम के बाद टाउन एरिया के चेयरमैन साहब और करीब 200-250 लोग जब एसडीएम के सामने पहुंचे, उन्होंने कहा, साहब, आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हम खुद जानते हैं कि कितना दबाव था। उन्होंने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उस समय विधायक जी को 4 दिन बाद चुनाव लड़ना था, इसलिए उनकी तरफ से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई। वे खुद जानते थे कि उनके भाई ने गलत किया, लेकिन उन्होंने कभी इस घटना को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया। यह भी उनकी समझदारी और शालीनता थी। उन्होंने बाद में कभी मुझसे या किसी और से इस बारे में शिकायत नहीं की।
सच कहूं तो उस वक्त पुलिस और प्रशासन के सामने भी स्थिति बहुत जटिल थी। नियम कानून, राजनीति और लोकप्रतिनिधियों की मजबूरी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। उस समय जो फैसले लिए गए वे उस परिस्थिति और अनुभव के अनुसार ही थे। बाद में जब मैं लखनऊ में विधानसभा जाता, विभिन्न कार्यालयों में मिलता, तो कई बार वही विधायक भी मिलते, हमेशा हंसकर बात करते। कभी भी उन्हें उस घटना का जिक्र नहीं करना पड़ा और यही उनकी शराफत थी। उनकी सादगी और शालीनता साफ नजर आती थी। वह एक भले आदमी थे और इस घटना का कभी सार्वजनिक जिक्र नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएस राजेश पांडे सर ने जिस अंदाज में यह किस्सा बताया, खासकर छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं की संवेदनशीलता, वह सीधे दिल को छू गया। शराब के नशे के बाद उम्र की परवाह न करने वाले अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर ऐसी वारदातों पर आने वाली प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। यही वह शुरुआती बिंदु था जिससे उनका लंबा सफर शुरू हुआ और आगे वे अलग अलग जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे, डीएसपी से लेकर जिला कप्तान तक। और एक और अहम पहलू ये है कि सर ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं रखा। यूट्यूब और फेसबुक पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म बनाया, किस्सा गोई, जहां अपनी कहानियों के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। उनके किस्से सुनने वालों को भीतर तक छू जाते हैं, क्योंकि वे हर घटना को कानून की दृष्टि से सावधानी से सूत्रों के साथ बारीकी से बताते हैं। मैं भी अपनी क्राइम स्टोरीज में अक्सर यही बताता हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या टाला जा सकता था और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा मकसद यही है, अपने अनुभव साझा करके किसी की छोटी सी गलती या लापरवाही से किसी को बचा पाना। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, ट्रेनिंग के दिन से लेकर रिटायर होने तक यही भावना बनी रही कि जो कुछ सीखा, जो अनुभव हुए, उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। शायद कोई एक कहानी किसी की जिंदगी बचा दे, बस यही आशा पर्याप्त है। यह पहली पोस्टिंग का किस्सा किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने और सुरक्षित रहने के लिए है। जहां भी रहें, संभल कर रहें और अपने आसपास के लोगों की भी खबर रखें कि कानून और न्याय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहते। असली चुनौती तब होती है जब न्याय को जमीन पर लागू करना हो, और तब जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति या पुलिस तक नहीं रहती, बल्कि पूरे प्रशासन, समाज और नागरिकों की भी होती है। पहली पोस्टिंग में आई यह घटना मेरे लिए केवल एक अनुभव नहीं थी, बल्कि सीख का एक पाठ थी। कैसे संवेदनशीलता, साहस और संयम एक साथ काम कर सकते हैं। हमने देखा कि अपराध सिर्फ नियम तोड़ने वाला नहीं होता, बल्कि पीड़ितों के जीवन और समाज को भी प्रभावित करता है। वहीं सही समय पर उचित कार्रवाई और सतर्कता से किसी बड़ी घटना को रोका जा सकता है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि न केवल अपराधियों की मानसिकता को समझना जरूरी है, बल्कि सिस्टम के भीतर संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो समझ आता है कि युवा अफसरों का जोश और अनुभव दोनों एक साथ होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संयम, संवेदनशीलता और साहस के बिना न्याय अधूरा है। यही कारण है कि मैं अपने अनुभवों को साझा करता हूँ, ताकि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और समाज में जागरूकता फैल सके। हमारी पहली जिम्मेदारी है अपने बच्चों, परिवार और समाज के प्रति हमेशा सचेत रहें। किसी भी खतरे या असुरक्षा की स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। सावधानी और समझदारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो श्रेया की कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।